मौर्य काल में बिहार 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, 185 में शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कहीं पे 322 लिखा रहता है, कहीं पे 323 भी लिखा रहता है, तो छोड़िए उसको, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा मौर्य वंश का शासन भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो ये प्रश्न केवल पूछा गया 137 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों 137। तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मौर्य वंश का शासन जो था आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारत का राजवंश, इसने 137 वर्षों तक शासन भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य, जिनको हम लोग कौटिल्य, विष्णुगुप्त सबके नाम से जानते हैं, उनको दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और वह मगध की राजगद्दी पे 323 ईसा पूर्व में बैठा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, अगर ऑप्शन में 322 323 दोनों तो एक साथ देगा नहीं, दोनों में से कोई रहेगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष में पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि आज का बिहार और बंगाल है, से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रतिनिधित्व कायम किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अब पटना शहर स्थित है, जहां पर थी कुम्हरार थी, क्योंकि कुम्हरार में क्या था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मिलता है, तो वहां पे महल मिलता है। क्या मिलता है कुम्हरार में? राज्य प्रसाद जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद आपको कहाँ पे मिलेगा? पाटलिपुत्र कुम्हरार में मिलेगा, जो कि मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे लकड़ी का भी किस प्रकार का, सबसे पहले आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसमें मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया लकड़ी से। ठीक है, मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, कौटिल्य चाणक्य का द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है अर्थ की पुस्तक नहीं है, प्रशासन की पुस्तक है। ठीक है, विशाखा दत्त की द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में आपको देखने को मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में आपको देखने को मिलता है। यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत है, तथा सम्राट अशोक के स्तंभ लेख या फिर शिलालेख में आपको इन सारे के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्रोत क्या क्या है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखन जस्टिन की वृत्तांत, तथा सम्राट अशोक के स्तंभ या फिर शिलालेख। ठीक है, मगध के राज्य सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो कि संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, इतना विस्तार हो गया, पश्चिमोत्तर में भी आएंगे, पश्चिम उत्तर में तो बलूचिस्तान और, ठीक है, कहाँ तक? अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार अगर बात करेंगे, चंद्रगुप्त की बात करें, क्षुद्र जाति का था, लेकिन उसे इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में मौर्य कुल भी देखे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है, क्या पढ़ा इसको, क्या नाम पढ़ा इसका? ठीक है, तो मौर्य पढ़ा। मौर्य। ठीक है, क्योंकि मौर्य कुल का क्षत्रिय माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, लेकिन पुराने के अनुसार चंद्रगुप्त क्षुद्र था, और ये विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में भी इसको क्षुद्र ही बताया गया, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के समालोचक घुंडी राज के अनुसार मूरा जो नंदो की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या फिर दादी थी। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के समालोचक, ठीक है, समालोचक समझते हैं, मतलब किसी भी बुक पे अपना नहीं होता है, उसका टीका वगैरह लिखता है या फिर वो समालोचक होता है, नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? टिप्पणी करने वाला। ठीक है, उसके अनुसार बात करें तो घुंडी राज, क्या नाम था उसका? घुंडी राज। वो कहते हैं ऐसे, उसका माँ जो थी, ठीक है, उनका उनके अनुसार मूरा जो कि नंदो की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या फिर दादी रही होगी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के मतलब प्रमुख थे। ठीक है, मौर्य नगर के जो लोग जो थे मोर के पालक थे। ठीक है, मोर को पालते थे, इसलिए मौर्य कहलाए। ठीक है, तो छोड़िए ये सब बात थी, मतलब पुराणों के अनुसार ये क्षुद्र थे। अगर बात करेंगे विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार, तो भी इनको क्षुद्र ही माना गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इनको मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। अब चलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की बात के 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहने वाले प्रथम शासक हुए। ठीक है, कब तक रहे? 298 तक रहे। ठीक है, उसके बाद शासक की बात करें, बिंदुसार बनेगा, बिंदुसार के बाद कौन बनेगा? तो अशोक बनेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो सेल्यूकस ने भारत पर चढ़ाई कब की? तो 5। 323 में की। ठीक है, सिकंदर 305 में की, सॉरी। और सिकंदर ने कब चढ़ाई की थी? 322 में वो गद्दी पे बैठा था ना। 300। ठीक है, सिकंदर ने कब की थी?
326 में की थी, सही बता रहा हूँ ना, हाँ 326 हाँ, में, ठीक सिकंदर है। ठीक है, 327, हाँ। सिकंदर 326। 326, 323 में तो उसकी मृत्यु हो गई ना, 3 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो था उसका मतलब क्या था, तो उसका सेनापति था, ठीक है। सेनापति। कौन था? सेनापति था, ठीक है। सेनापति में भी कौन सा सेनापति? थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। निर्याकस जो था उसका जल सेनापति था, ठीक है। तो उसने 305 में भारत पे पुनः आक्रमण कर दिया, ठीक है, चढ़ाई करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पचमत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद दोनों की संधि हो जाती है। संधि भी ऐसा ऐसा हुआ तो सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, ससुर बना लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब विवाह की जब बातचीत चली गई तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या 500 हाथी उपहार में दे दिए, ठीक है। कितने हाथी दे दिए? देखिए कितनी अच्छी संधि हुई थी, ठीक है। 500 हाथी उपहार में दिए। साथ में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के साथ साथ, ठीक है, कौन कौन एरिया दिया, ठीक है। ठीक है, हेरात दिया, जिसको एरिया के नाम से जानते थे, ठीक है। कंधार या फिर कन्हार दिया, जिसको अराकोसिया के नाम से जानते थे। जेड्रोसिया की बात करेंगे, बलूचिस्तान या फिर मकराना का क्षेत्र था। और पेपर, अब पेरो, क्या लिखा हुआ, पेरोपेमिसडाई जो कि काबुल का क्षेत्र था। ये 4 प्रांत दहेज के रूप में देते। कौन कौन से प्रांत देते हैं? अगर ये जेड्रोसिया अराकोसिया की बात करेंगे तो ये सारे के सारे यूनानी लेखक जो है इन क्षेत्रों को इन नामों से पुकारते, इसलिए इस नाम को भी आपको जानना है, पूछ ले, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी जो थे, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अरकोसिया का क्षेत्र दिया था। वर्तमान में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर सिंपल से बात के, हेरात दिया था, जो कि अफगानिस्तान वगैरह का इलाका है, ठीक है। कंधार हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, काबुल हो गया, सबके सब पचमत्तर भारत का ही इलाका है, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्र है? काबुल, एरिया, कंधार, हेrat, दैट मीन्स मकरान। हेरात, ठीक है। और कोसिया की बात करें कंधार, बलूचिस्तान की बात करेंगे मकरान, ठीक है। आप पेरोपेमिसडाई की बात करेंगे काबुल, ठीक है। तो ये 4 प्रांत, ठीक है, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? दहेज के रूप दहेज। में मिला, ठीक है। और इन्होंने अपने ससुर को किया दिया, तो इन्होंने अपने ससुर को मात्र दिया 500 हाथी, ठीक है। आप देखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, ये बात तो सही है। इसका वर्णन किसने किया है? एपियानस ने किया है, पियाना। ठीक है। आप क्या करोगे, कभी भी मेंस वगैरह में भी इसका प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो लिखिएगा। मेंस में भी पूछा हुआ है। मेनली जो पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के महल वगैरह को लेके, ठीक है, कला को लेके, मौर्य के समय कौन सा कला डेवलप हुआ उसमें, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध का वर्णन की बात एपियानस ने किया। सेल्यूकस ने मेगास्नीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया, ठीक है। और जब ये आएंगे तो चुपचाप बैठे तो रहेंगे नहीं, तो इन्होंने भी अपना क्या किया, किताब लिख दी। इस किताब का नाम क्या था? क्या था किताब का नाम? इंडिका था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। पचमत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यूनानियों से मुक्त कराने के लिए, पचमत्तर सीमा प्रांत को यूनानियों से मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते हैं? मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। अब मेगा स्नीद की बात करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, मेगा स्नीद ने यहाँ पे बैठ के पाटलिपुत्र में बैठ के इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो कि इस पुस्तक में भारतीय समाज का नगरीय संरचना के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलता है। जो कि बोलता है भाई से भारतीय समाज जो था उस समय 7 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसमें दार्शनिक थे, किसान थे, अहिर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद थे, ठीक है। ये प्रश्न क्या पूछेगा, ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, मेगा इसने जो भारतीय समाज का जो वर्णन किया कौन कौन है, तो दार्शनिक, फिलोसफर, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। या पूछेगा कौन नहीं है, ठीक है। या फिर पूछेगा क्या मेगा स्नीज ने, ठीक है, दासों का वर्णन किया है क्या? समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के समाज में दास थे क्या? नहीं सर। दास थे कि नहीं थे? नहीं। नहीं। अकॉर्डिंग टू मेगा स्नीज अगर बात करेंगे तो दास नहीं थे, लेकिन अगर अर्थशास्त्र में आप देखोगे तो दासों का वर्णन है। तो ये दोनों पुस्तक में, ठीक है, दोनों पुस्तक में असमानता को दर्शाती है। जैसे अर्थशास्त्र दासों के बारे में वर्णन तो करता है, लेकिन मेगा स्नीज की जो पुस्तक जो है, ठीक है, जिसका नाम इंडिका, इसमें दासों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इसको आप याद रख लीजिए, दासों के बारे में मेगा स्नीज वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन इंडिका में दासों के बारे में वर्णन सर है, अर्थशास्त्र में ना। ठीक है। सॉरी सॉरी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दासों के बारे में वर्णन है, ठीक है। कौटिल्य के अवसर में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया, ध्यान में रखेंगे। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में की है, ठीक है। तो सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की और कहा से भाई साहब ये जो सैंड्रोकोटस जो है से ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, तो ये बहुत, सैंड्रोकोटस किसने कहा?
तो विलियम जोन्स ने विलियम कहा, ठीक है। अब प्लूटार्क और एरियन की बात करेंगे तो क्या कहा इनको? एंड्रोकोटस कहा। प्लूटार्क और एरियन ने क्या कहा? एंड्रोकोटस। क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। एपियानस ने इनके विषय में युद्ध की चर्चा की है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हिंदकुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी, ठीक है। जो अखंड भारत की आप लोग जो चर्चा जो करते हो उसमें हिंदकुश पर्वत को भी शामिल किया जाता है, जो कि ईरान में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। इसे यूनानी लेखकों ने, ठीक है, इंडियन काकेकस भी कहा है। क्या कहा है इसको? इंडियन काकेकस कहा। वैसे काकेकस पर्वत आपको एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाती है, नहीं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदकुश पर्वत भी वैज्ञानिक सीमा थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताया। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में की है, तो क्या बताएंगे? एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस के रूप में किया। एंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है, तो क्या बताया? एंड्रोकोटस के रूप में एरियन और प्लूटार्क। बिल्कुल एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में की है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेगास्थनीज समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? 7। तो क्या दासों के बारे में वर्णन किया है क्या? नहीं। नहीं किया। आप कौन कौन थे? ब्राह्मण तथा दार्शनिक। पहले समाज में कौन थे? दार्शनिक, जिसमें मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग के लोग आते थे। दूसरे में थे कृषक वर्ग थे। तीसरे में जो थे क्या थे? अहिर थे। अहिर का काम क्या होता? ग्वाले थे या फिर आकेटक थे। आकेटक का मतलब क्या होता? शिकारी होता है, ठीक है, या फिर ग्वाले भी थे, पशुपालक भी थे, ठीक है। तीसरे वर्ग में श्रमिक आते थे। श्रमिक में कौन थे? कार्य व्यापारी थे, ठीक है, श्रमजीवी थे, कारीगर थे, एवं शिल्पी थे। चौथे वर्ग में कौन आते थे? तो चौथे वर्ग में आते थे योद्धा आते थे, ठीक है, ध्यान रखें। कौन आते? सैनिक आते थे, जैसे योद्धा थे, सैनिक थे। तीसरे वर्ग में आते हैं निरीक्षक आते थे। निरीक्षक का काम क्या होता था? गुप्तचर का काम होता था। और चौथे वर्ग में बात करेंगे तो ध्यान रखें, चौथे में कौन आते थे? सभासद आते थे। सभासद के काम क्या होता था? मंत्री होते थे, या फिर राजा के मतलब क्या होते थे? परामर्शदाता होते थे, ठीक है। तो सातों वर्ग का नाम आप लोग को ध्यान में आ गया। अब ये दार्शनिक वर्ग जो है, ये दार्शनिक क्या है? ठीक है, वर्ग है। इससे तो कुछ ना कुछ लोग तो जुड़े होंगे। तो दार्शनिक वर्ग में कौन थे जुड़े हुए? मुख्यतः ब्राह्मण रहे होंगे। कृषक में कौन थे? किसान, ठीक है। अहीर वर्ग जो थे उसमें कौन थे? ग्वाले आखेटक। व्यापारी में कौन थे? व्यापारी भी थे, श्रमजीवी भी थे, कारीगर भी थे, शिल्पी भी थे, ठीक है। तो इस सबको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। भारतीय राज्य व्यवस्था का अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है, सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक है, ठीक है। इसीलिए आप दक्षिण भारत में जब पाओगे तो कृष्णदेवराय ने भी एक पुस्तक लिखी थी जो कि प्रशासन पे संबंधित है, जिसका नाम था अमुक्ता मालदय। क्या नाम था उसका? अमुक्त मालचंद। ठीक है, अमुक्त अमुक्त, मालदय। अमुक्त मालदय, ठीक है। ध्यान में रखिए, जो भी हो अमुक्त मालदय के नाम से जानते हैं। ये भी प्रशासन पर आधारित पुस्तक थी। एक पुस्तक उसने और भी लिख दिया था, जिसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, जम्बावती कल्याणम। तो ये विषय से थोड़ा विषांतर हो रहा है। हालांकि जम्बावती कल्याणम इसलिए बता दिए क्योंकि संस्कृत में लिखी गई थी। अमुक्ता मालदय जो थे किस भाषा में थी? तो तेलुगु में थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था कब तक के सबसे प्राचीन पुस्तक की बात की अर्थशास्त्र है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसमें प्रकरण और अधिकरण की संख्या पता है क्या? 15 सर। था 15 और 180 ना। 15 180 गुने 12 कितना होगा? 180। हाँ, ठीक है, 180। 15 और 180 होगा, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। 15 और 180, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक के प्रदेश जीत के प्रत्येक शासन का, ठीक है, शामिल किया, ठीक है। अब बात करोगे सौराष्ट्र तक का, ठीक है। सौराष्ट्र तक का शासन को इसने कैसे जीता था? क्योंकि अब जाएंगे तो वहां पे सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। वहां पे सुदर्शन झील, गिरनार अभिलेख में आपको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है, जहाँ पे बोला था भाई झील का निर्माण जो था पुष्य गुप्त बैस ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या था? राज्यपाल था। तो इससे पता चलता है से भाई साहब से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन जो है सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, पश्चिम में, ठीक है। जानकारी कहाँ से मिला? स्रोत क्या है इसका? तो स्रोत इसका गिरनार अभिलेख है, जो कि 150 ईसा पूर्व के अनुसार क्या मिलता है भाई साहब? वहां का पुष्यगुप्त बैस के द्वारा, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगर पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो ध्यान में, पुष्यगुप्त बैस के द्वारा करवाया गया। लेकिन किसके प्रशासन के अधीन हुआ? तो ध्यान में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आप चलेंगे दक्षिण में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की, ठीक है। बंगाल पे चंद्रगुप्त विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा महास्थान अभिलेख का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। कहाँ पे मिला है? बंगाल में, ठीक है। तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट में बारे में तो हम लोग पहले काबुल कंधार मकरान वाला क्षेत्र, ठीक है। इधर मतलब हो गया पश्चिम में बात करेंगे तो कहाँ तक था? तो ध्यान में रखना सौराष्ट्र। दक्षिण में कर्नाटक विजय के बारे में जानकारी मिल गया। पूरब में आप जाएंगे तो महास्थान अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। तो बंगाल पे भी इनका क्या था? अधिकार था।
चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य का अंदाजा आप इस स्थान से लगा सकते हैं, जैसे काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बंगाल, बिहार, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग पे सम्मिलित था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत किया था। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना, इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। ठीक है, अखंड भारत। हालांकि अखंड भारत में तो भाई साहब क्या बोलते हैं, कौन सा पर्वत है, आरायोमा पर्वत, अराकयोमा पर्वत, वो सब आता है। म्यांमार वगैरह का भी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब पुराणों वगैरह में दिखाया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ पे था इनका, तो काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य कश्मीर के भूभाग में था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में इनका कश्मीर तक, ठीक है, और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इनका विस्तृत था। जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, और जब ये अकाल जब पड़ा तो क्या करते हैं, ये अपने राजकाज से मतलब क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजकाज से इस्तीफा दे देते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं, जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, वहीं पे जाके संलेखना पद्धति से अपने प्राण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कई बार दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया। ठीक है, अकाल आयोग बनाया गया। ठीक है, लेकिन आप देखोगे सबसे पहले अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख की बात करेंगे, सहगौरा अभिलेख है। कौन सी अभिलेख है, जो कि सर्वप्रथम अकाल के बारे में जानकारी देती, कौन सा अभिलेख है, सहगौरा अभिलेख है। इसमें सागावरा। बातें की गई है, इससे बाद इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, किस अभिलेख में है, तो सहगौरा अभिलेख में। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग कर दिया, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना कहा गया। ठीक है, तो किनके साथ चले जाते हैं, दक्षिण भारत में अपने राजकाज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं। कर्नाटक। कहाँ पे, दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि कहाँ से, किस राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, जहाँ पे 298 में क्या करते हैं, अपने प्राण को क्या करते हैं, ये त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक प्रश्न जो पुष्य गुप्त वैश्य ने किस झील का निर्माण करवाया था, दर्शन झील। बिल्कुल सुदर्शन। सुदर्शन झील का। ठीक है, आप चलेंगे बिंदुसार। बिंदुसार की बात करेंगे 298 से लेकर 272 तक। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के शासक रहेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। जैसे वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, दिलसार। भद्रसार। मद्रसार। ठीक है, ध्यान में क्या कहा गया, भद्रसार। मद्रसार। ठीक है, भद्रसार, मद्रसार, भद्रसार कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य में इसको सिंगसेन कहा गया। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटस या फिर अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अमित्र घात मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, ध्यान शत्रु में न हो। रखेंगे। ठीक है, शत्रु विनाशक। चलिए जैन, हाँ, जैन ग्रंथों पर सब बिंदुसार की माता की नाम क्या था, दुर्धरा था। क्या नाम था, क्या नाम थे, दुर्धरा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। थेरावद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यावदान के अनुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मौर्य साहब तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन ही थे। जबकि बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के अनुयायी की बात करेंगे तो थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यावदान के अनुसार वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसके प्रतिपादक की बात करेंगे मखली गोसाल हुआ करते थे। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिंदुसार जो थे थोड़ा सा मतलब बहक जाते, तो उन्होंने उनसे मांग कर डाला, क्या क्या मांग कर डाला, ठीक है, उन्होंने एंटियोकस से माद्रा, सूखी अंजीर और एक मतलब दार्शनिक भेजने की मतलब क्या की। एंटियोकस कौन था, एंटियोकस ध्यान में रखे उसका वंशज है। ठीक है, क्या नाम है इसका, अगर बात करेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका यार, चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर का नाम क्या है, सेलुकस निकेटर। सेलुकस हाँ, तो निकेटर। सेल्यूकस निकोटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस है। ठीक है, अगर पूछेगा मुगल दरबार में, ठीक है, मुगल दरबार बोल रहा हूँ, मौर्य दरबार में, ठीक है, मौर्य दरबार में क्या नाम था उसका जिसने किताब लिखी थी, मेगास्थनीज। मेगास्टिस मेगास्थनीज। का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मेगा स्टिस का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ध्यान में रखिए एंटियोकस हुआ। ठीक है, एंटियोकस। ठीक है, और सीरियन डायमेकस किसके मतलब वंशज हो गए, डायमेकस तो राजदूत था ना। हाँ,
सॉरी, डाइमेकस राजदूत था। डाइमेकस किसका उत्तराधिकारी हो गया? तो राजदूत का राजदूत में जाएगा, ठीक है। मुगल दरबार में डाइमेकस जो था मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हो गया। एंटियोकस जो राजा जो हो गया, किसका किसका उत्तराधिकारी हो गया? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। उसका पुत्र या पोता रहा होगा ये पक्का, ठीक है। या तो पुत्र है या फिर पोता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन उसी के वंश से आता था, ठीक है। तो ये जो थे सीरियन नरेश थे, ठीक है। कहाँ के थे? सीरिया का मतलब क्या थे? शासक थे। तो बिंदुसार ने क्या क्या मांग कर दी? बिंदुसार ने क्या क्या मांग की? सूखे अंजीर। मदिरा मांगे, और साथ में क्या माने? अंजीर मांगे, ठीक है। और साथ में एक दार्शनिक मांगा। ये चर्चा जो है एंथीनियस के अनुसार है। किसके अनुसार? ये जानकारी किसके अनुसार हमें प्राप्त होती है? एंथीनियस के अनुसार। पत्र के माध्यम से एंटियोकस ने कहा कि भाई साहब देखो, मदिरा तो भेज दे रहे, सूखी अंजीर तो भेज दे रहे, लेकिन हम जो है आपको दार्शनिक नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दार्शनिक जो होता है गुलाम नहीं होता है, और दार्शनिक का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उस समय जो परंपरा जो थी, किसकी परंपरा? सीरिया की जो परंपरा थी, वहां पे दार्शनिक का खरीद बिक्री नहीं किया जाता था, और दार्शनिक को गुलाम के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता था। इसीलिए एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा, बाकी सारी चीजों को तो उसने भेज ही दिया, ठीक है। आप चलेंगे मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में, ठीक है। डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में आया था, ठीक है। तो डायनोसियस जो था मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का दूत था, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे डाइमकस की, बात करेंगे तो सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत था, ठीक है। ये डायनोसियस जो था से अशोक और बिंदुसार दोनों का समकालीन होगा, ठीक है। अगर पूछेगा किसके समकालीन थे, तो अशोक और बिंदुसार दोनों को समकालीन था, क्योंकि दोनों के दरबार में रहा था। लेकिन पूछेगा किसके दरबार में आया फर्स्ट टाइम, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया, ठीक है। प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार की नियुक्ति की, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसके राज्य में स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि बाप ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके गया था, तो इसके लिए जीतने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बिंदुसार ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं किया, ठीक है। जबकि, ठीक है, एक तिब्बती लेखक है तारानाथ, ठीक है, वो इसको 16 राज्यों का विजेता बताता है, लेकिन कोई भी समकालीन लेखक बिंदुसार को, ठीक है, किसी भी राज्य का विजेता नहीं बताता है, ठीक है। केवल तारानाथ बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता मतलब विजेता बताया है। लेकिन 16 राज्यों का विजेता तो बता, लेकिन कौन सा राज्य जीता इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा विस्तार हो गया था, तो जीतने के लिए कुछ था ही नहीं। अब बिंदुसार से प्राप्त उपाधि की बात की, यूनानी लेखकों ने इसको अमित्रोचेटस कहा है। संस्कृत ग्रंथ में इसको अमित्र घात कहा गया है। वायु पुराण में मद्रसार पे भद्रसार। जैन ग्रंथ में इनको सिंह सेन कहा गया है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ में क्या कहा गया, क्या बताएंगे? सिंह सेन। वायु पुराण में क्या कहा गया? वायु पुराण में मद्रसार। भद्रसार। संस्कृत ग्रंथ में क्या कहा गया है? अमित्र घात। अमित का। यूनानी लेखों ने क्या कहा है इसे? अमित्रोचेटस कहा है, ठीक है। आप चलेंगे दिव्यावदान के अनुसार। दिव्यावदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराज्यपाल थे। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक कहाँ का उपराज्यपाल था? अवंती का, ठीक है। अवंती का उपराजा या फिर राज्यपाल कह लीजिए। बिंदुसार के समय तक्षशिला के प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक तो दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। उल्टा कर दिया है क्या ये? जो भी हो, अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसको मतलब तक्षशिला का विद्रोह को दबाने के लिए उसने हथियार तक नहीं उठाया था। बिना हथियार उठाए ही मतलब क्या किया था, अशोक ने तक्षशिला के मतलब इतने बुद्धिमानी से काम किया था कि तक्षशिला के मतलब विद्रोह को मतलब दबा दिया था, ठीक है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान क्या था, क्या बोलते हैं? खल्लाट। क्या बोला जाता है उसको? खट्टालक, ठीक है। और बिंदुसार ने लगभग 26 वर्षों तक राज्य किया। 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये कुछ प्रश्न थे बिंदुसार से। खल्लाटक याद रखिएगा, 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, ठीक है। बिंदुसार के समय में कहाँ पे विद्रोह हुआ? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, एक बार अशोक को भेजा गया, एक बार सुसीम को भेजा गया। दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करें, अशोक की बात करें, अवंती का राज्यपाल था। यूनानी लेखों ने अमित्रोचेटस कहा है। संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घाट, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जबकि डाइमेकस को भेजा गया था किसके? एंटियोकस के द्वारा, ठीक है। देन माता का नाम दुर्धरा था, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अगर बात करेंगे तो सॉरी, थेरावाद परंपरा के अनुसार बात करेंगे तो जैन धर्म का अनुयायी था। और दिव्य बदान के अनुसार वो आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है। वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को याद रखेंगे। अब चलेंगे चाणक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिनको विष्णुगुप्त और क्या कहा गया? विष्णुगुप्त, चाणक्य और क्या कहा गया? कौटिल्य।
तो चाणक्य, कौटिल्य एवं कौटिल्य। विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री था, और एक विद्वान एवं राजनीतिज्ञ था। ठीक है। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक एवं आचार्य थे। ठीक है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे। ठीक है। खुद तो किए ही, और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी एडमिशन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही करवा दिया था। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में खुद ही ग्रेजुएट थे वहां से। ठीक है। साथ में अपने शिष्य का भी वहीं पे एडमिशन उन्होंने करवाया था, साथ में वहां पे टीचर भी बन गए। ठीक है। लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजरा। एक बार मगध के राजा नंद अपने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा ली। राजा नंद के धुर विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का विनाश किया। एक्चुअली में क्या गया था ना, मतलब जब यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण जब हुआ, ठीक है, भारतीय सीमा में तो भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था, मगध की सीमा में तो प्रवेश नहीं किया था। तो यहाँ पे किस तरीके से उसे बचाव किया जाए, उसकी सेना को किस प्रकार से रोका जाए, इसको लेके मतलब ये काफी चिंतित थे। इस विचार को लेके गए थे राजा नंद के पास। ठीक है। मतलब राजा घनानंद के पास। लेकिन घनानंद जो था काफी घमंडी था, काफी धनी शासक था घनानंद, बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, काफी अधिक घमंडी था। दिन भर प्रशासन को छोड़कर मतलब काफी अधिक मतलब क्या होते थे, अन्य काम में लगा रहता था। ठीक है। जनता भी उससे काफी अधिक परेशान हो गई थी। हालांकि जब दरबार में पहुंचा गया तो थोड़ा भी इनका रिस्पेक्ट नहीं किया गया, काफी इनका मजाक उड़ाया गया, इनके रंग का भी मजाक उड़ाया गया, इनकी चोटी का मजाक उड़ाया गया। तो उसके बाद इन्होंने उनको नाश करने की मतलब प्रतिज्ञा ले ली। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य का एकछत्र सम्राट बना था, कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित के पद पे भी नियुक्त किए गए। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय कौटिल्य मतलब प्रधानमंत्री बना रहा। ठीक है। तो केवल मौर्य शासक के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं, बिंदुसार के दरबार में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कुछ समय तक प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ठीक है। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य को क्या कहते हैं? भारत का क्या? मैकियावेली कहते हैं। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौटिल्य चाणक्य रहित अर्थशास्त्र मौर्य वंशीय राजवासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है। ठीक है। मूल ग्रंथ की बात करें अर्थात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है, लेकिन ये समाप्त हो गया था। ठीक है। ये समाप्त हो गया था, उसके पतियों को जोड़ जोड़ कर उसका अनुवाद करने का श्रेय जो जाता है एक व्यक्ति को जाता है। क्या नाम है, बता सकते हैं नाम उसका? हम्म ओरिजिनल मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। उसके कुछ प्रतियां मिली है, उसका पुस्तक के रूप में संकलित करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, जिसकी रचना 1955 में की गई थी। नाम बता सकते हैं क्या नाम है? श्याम शास्त्री। क्या नाम है उसका? श्याम शास्त्री का नाम याद रखे। क्या नाम है? नहीं पढ़े श्याम शास्त्री के बारे में? वो अनुवादक था ना किसी चीज का? नहीं। ठीक है। ये इन्हीं से संबंध है। ठीक है। क्या नाम है इनका? अर्थशास्त्री संबंध है श्याम शास्त्री का। ठीक है। मूल रूप में इसका पुस्तक उपलब्ध नहीं है, मतलब कुछ कुछ मिला, उसी के आधार पर श्याम शास्त्री ने इसकी रचना की है। बस ध्यान में रखिएगा, कभी पूछेगा ना श्याम शास्त्री इसका आंसर होगा। ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, मतलब अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 15 है। 15। और प्रकरण की बात करें कितने हैं? 180 है। इन ग्रंथों में श्लोकों की संख्या 400 बताई जाती है, सॉरी 4000 बताई जाती है। श्लोक कितने हैं? 4000। कालांतर में अर्थशास्त्र के अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए, जिनमें मूल ग्रंथ का स्वरूप क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में जो हमको पढ़ना है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है। ध्यान रखेंगे, 7 को इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया। तो किसी राजा के लिए या फिर किसी राज्य के लिए क्या होता है? काफी अधिक जरूरी होता है। कौटिल्य चाणक्य ने इस सिद्धांत को राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। ठीक है। कौटिल्य का मानना था कि जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, उनके सारे अंग मिलकर शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाते हैं, उसी तरह राज्य के कुछ मूलभूत सिद्धांत है जो उसे संचालन, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इनके सप्तांग थ्योरी से एग्जाम में भी प्रश्न है, मेंस में भी आते हैं। क्या है बताइए? तो पहले राजा या स्वामी क्या होता है? तो कौटिल्य ने राजा को केंद्र में विभिन्न अंग बनाता था। उन्होंने राजा की तुलना सिर्फ सर्वोपरि से की, जो सबसे बड़ा होता है। उसका मानना है कि राजा को दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी मतलब आने वाले चीजों को पहले ही मतलब क्या करे, वो समझ जाए। सो भाई साहब ये भविष्य में हो सकता है, उसी को लेकर प्लान करना चाहिए, उसको दूरदर्शी कहते हैं। आत्मसेमी, ठीक है। कुलीन होना चाहिए। ठीक है। कुलीन के बारे में बात किया। स्वस्थ तथा बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए।
वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद उसे निरंकुश शक्तियां नहीं होना चाहिए, मतलब राजा जो चाहे मनमानी चाहे, चाहे वो गलत ही क्यों ना है, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा सर्वोपरि ठीक है, लेकिन राजा मतलब कैसे होनी चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा दूरदर्शी होना चाहिए, स्वस्थ और बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। ठीक है, कुलीन होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर काफी अधिक आत्मसंयम हो। उसने दूसरे नंबर पर आमत्य या फिर मंत्री के बारे में चर्चा किया है। कौटिल्य के आमत्य और मंत्री की तुलना आंख से की है। ठीक है, ठीक है, क्या चीज से की, अमात्य मंत्री की तुलना किससे की है, आंख से की है। उसके अनुसार अमात्य तथा राजा की एक बड़ी गाड़ी के दो पहिए। ठीक है, मतलब एक ही गाड़ी का मतलब क्या है, दो पहिए है। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों को उसको सहयोगी की भूमिका निभा सके, ध्यान में रखेंगे। तीसरा नंबर पे जनपद की बात करेंगे। राज्य होता है जनपद का मतलब। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों का जनपद माना, मतलब जनसंख्या को भी माना और भूभाग को भी माना। कौटिल्य ने 10 गांव के समूह में संग्रहण, 200 गांव के समूह के बीच में सार्वत्रिक तथा 400 गांव के समूह का एक द्रोणमुख तथा 800 गांव को एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात की। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, कौटिल्य बोला तो भाई साहब देखिए, 10 गांव के समूह में संग्रहण को नियुक्त किया जाना चाहिए, 100 गांव के समूह में किसको, सार्वत्रिक को, क्या नाम है इसको, सार्वत्रिक, 400 गांव के समूह में द्रोणमुख तथा 800 गांव में स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनपद को पैर से तुलना की, अमात्य या फिर मंत्री की आंख से तुलना की। दुर्ग की बात करेंगे तो कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या फिर भुजाओं से की है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के दुर्ग हैं कौटिल्य के अनुसार अगर बात करेंगे तो, 4 प्रकार के दुर्ग। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दुर्ग है। ठीक है, सबसे पहला होगा औदिक दुर्ग, जिसके चारों ओर मतलब क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए औदिक दुर्ग में, क्या होगा, चारों ठीक है, पानी। पानी। ठीक है, पर्वत दुर्ग में क्या होगा, तो पर्वत दुर्ग में चारों ओर मतलब क्या होना चाहिए, चट्टान होना चाहिए, पर पर्वत से घिरा हुआ। धावन दुर्ग में जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। ठीक है, अब वन दुर्ग में जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। तो इसे 4 प्रकार के दुर्ग, एक तरफ मतलब क्या, तो एक तरफ पानी, एक तरफ चट्टान, एक तरफ ऊसर भूमि। ठीक है, दूसरे तरफ की बात करें क्या होना चाहिए, तो वन तथा क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। तो 4 प्रकार के दुर्ग की तुलना किया। दुर्ग की तुलना किससे की है, किससे की है, तो बाह या फिर भुजा से की है। ठीक है, मंत्री की तुलना आंख से, जनपद की तुलना पैर से, और राजा तो मतलब क्या है, केंद्र माना है, तो भाई साहब पूरा शरीर ही है। ठीक है, आप चलेंगे कोष। कोष का मतलब क्या होता है, फंड होता है। इसकी तुलना मुख से की है। क्या चीज से की है, किससे की है, मुख से की है। ठीक है, उन्होंने कोष को राज्य का मुख्य अंग मांगा, इसलिए माना कि कोष से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। अगर फंड नहीं होगा तो फिर राज्य का भरण पोषण नहीं होगा, उसे मुख से, मुख से हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। शरीर में भोजन करने के बाद ही हमारा क्या होता है, शरीर का विकास होता है। उसने कोष में वृद्धि का मान, ठीक है, कराउपन को बताया। ठीक है, मतलब कोष में वृद्धि कैसे करेंगे, कराउपन। कोराउपन मतलब क्या, टैक्स को लगाना। ठीक है, जिसमें प्रजा का अनाज का छठा भाग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे तो अनाज का कितना भाग टैक्स है, ठीक है, तो 1/6 अनाज का कितना, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अनाज का कितना है, लिख एक दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अनाज की बात करेंगे, अनाज का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, व्यापार का कितना होगा, 10वां भाग एक व्यापार बटे का 10/10। ठीक है, अब पशु पे कितना आएगा, पशु पे कितना, 10 एक बटा तो 5। पशु पे 1/, ठीक है, 50। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1/50। ठीक है, पशु पे कितना, 1/50वां राज्य कर के रूप में अदा होना है। अनाज पे कितना है, अनाज पे कितना, एक छठा एक बटा बटा दस ठीक है, व्यापार पे कितना है, व्यापार पे, एक बटा 10। ठीक है, 1/10। ठीक है, और बात करेंगे पशु पे कितना है, तो क्या बताएंगे, पशु पे 50वां। पशु बिल्कुल, पशु पे बात करेंगे तो पशु पे 1/50। ठीक है, इस सब को मतलब क्या है, टैक्स के रूप में प्रजा को, राजा को अंकित करना। इससे क्या होगा, तो इससे मतलब राजा का मतलब क्या होगा, राजकोष बढ़ेगा, जिससे मतलब राज्य भी आगे बढ़ेगा। तीसरा नंबर पे क्या है, दंड या सेना। ठीक है, तीसरा नंबर पे क्या है, दंड या सेना है। तो सप्तांग थ्योरी में, ठीक है, इनका मानना है भाई साहब देखिए, दंड या सेना जो होता है ना, दंड, ठीक है, क्या होता है, सेना की बात करेंगे। ठीक है, सेना की बात करेंगे
तो सेना क्या होता है, तो ध्यान में रखें, सेना जो होता है, ठीक है, इसकी तुलना मस्तिष्क से की है। किससे की है तुलना इसकी? तो इस सेना की तुलना क्या चीज से की है? ठीक है, मस्तिष्क। मस्तिष्क से की है। ठीक है, मस्तिष्क। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताया। कितने प्रकार बताया? 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? हस्ती सेना। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन है? अश्व सेना। तीसरा प्रकार जो है रथ सेना। और चौथा प्रकार जो कौन है? पैदल सेना। कितने? तो कौटिल्य ने, ठीक है, कितने प्रकार की सेना का वर्णन किया, तो क्या बताएंगे? 4 चार प्रकार का सेना। प्रकार। कितने प्रकार का सेना? चार। 4 प्रकार का सेना। ठीक है, कौन कौन सेना? हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना। ठीक है, पैदल कौटिल्य के अनुसार सेना कैसी होनी चाहिए? तो सेना साहसी होनी चाहिए, बलशाली होना चाहिए, और मतलब साथ में सैनिक के हृदय में मतलब क्या होना चाहिए? राष्ट्र के प्रति मतलब क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सैनिक अगर युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त होता तो उनके परिवार को उन पर क्या होना चाहिए? नाज होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अभी के संदर्भ में भी आप देखोगे जो कि युद्ध गति में जो शहीद होते हैं, कितने लोग प्राउड करते हैं, नहीं? उनकी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है, नहीं? तो काफी अधिक अभी प्राउड करते हैं। तो अभी देश के लिए, देश में प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल हृदय में प्रेम होना चाहिए, वीर गति के प्राप्त होने में इसके परिवार में उस पर अभिमान हो। तो कौटिल्य ने दंड या सेना की बात करेंगे, 4 प्रकार की सेना है। हस्ती सेना, ध्यान में रखेंगे, अश्व और कौन सेना है? अश्व सेना। सेना। ठीक है, ध्यान में रखें, रथ रथ सेना। पैदल। ठीक है, और कौन सा सेना? पैदल सेना। ठीक है, पैदल। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर? दिक्कत? 4 प्रकार का सेना है। ठीक है, समझ गए? ये हस्ती सेना किस प्रकार का होता है? हस्ती सेना मतलब एक तरह का पैदल सेना ही होता है, जो कि तलवार वगैरह चलाने के लिए मुख्यतः प्रयोग होते थे। ठीक है, तो हस्ती सेना भी जो था एक तरह का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाथी सेना इसको नहीं होगा ये? सर हाथी युग तो होगा ना। इसको चतुरंगी हाथी सेना सेना पर था। फिर, हाँ सॉरी, हाथी सेना वही इसको तो बोलते हैं। ठीक है, हाथी एक युग तो होगा चतुरंगी, ठीक ये। है, एक चतुरंगिनी सेना के अंतर्गत आता था। ठीक है, चतुरंगिनी सेना में होता था, हाँ ये हाथी हो जाएगा, सॉरी, अश्व, रथ और पैदल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चतुरंगिनी सेना के अंतर्गत माना जाता था, पैदल तो दिया ही हुआ, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, तो चलिए उसका मित्र की बात करेंगे। तो मित्र को मतलब कौटिल्य ने मतलब क्या बताया? कौटिल्य ने आंख बताया, सॉरी कान बताया। उसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए, विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य की मित्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे कान से तुलना किनकी की है? कान से तुलना, अमात्य कान से, मंत्री बिल्कुल मित्र का। ठीक है, ध्यान, कान से मित्र का। ठीक है, मस्तिष्क से किसकी तुलना की है? मस्तिष्क से सैनिकों की। सैनिकों की। ठीक है, ध्यान में, कोष से तुलना दंड किसकी है? या कोष, सेना। कोष मुख से। ठीक है, मुक्त और मुक्त। दुर्ग की बात करेंगे, दुर्ग क्या है? बाह या फिर भुजा है। ठीक है, शक्ति। ठीक है, ध्यान में रखें, 4 प्रकार का दुर्ग है, 4 प्रकार का सेना भी है। जनपद पैर है, ध्यान में रखेंगे। आमत्य की बात करेंगे, आंख से की है। आंख। ठीक है, राजा या स्वामी की बात करेंगे तो ये क्या होता था? कैंसर। पूरे शरीर ही है। ठीक है, केंद्र ही है। ठीक है, तो ये आपका जो था कौटिल्य का मतलब क्या था? सप्तांग थ्योरी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितना देख लो हो गया? चलिए, मंडल सिद्धांत भी पढ़ाई देते, कल अशोक पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कौटिल्य का एक मंडल साहित्य भी था। ठीक है, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का मतलब वर्णन करता है। कौटिल्य मंडल, मंडल का मतलब होता है देशों का समूह। सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार की विजय की इच्छा रखने वाले राज्य को पड़ोसी देश या फिर उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। ठीक है, तो मंडल थ्योरी जो है मुख्यतः, ठीक है, राज्यों के बारे में, देशों के समूह के बारे में जानकारी देता है। मुख्यतः भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार के विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी, ठीक है, देश या फिर राज्य के मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों के जीतने या इच्छुक है, उसे बीजी गिसु कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? बीजी गिसु। ठीक है, मतलब मंडल के केंद्र में कोई एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों के जीतने के लिए इच्छुक है, उसे क्या बोलते हैं? बीजू गिसु। आप देखेंगे यहाँ पे शक्तिशाली राज्य, ठीक है, निर्बल राज्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शक्तिशाली राज्य में क्या होगा? तो प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राज्य युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार करते थे। राज्य कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों में समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध एवं विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा को शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण कर रखा जा सकता है। मतलब वैसे शक्तिशाली राज्यों की चाहते हैं अपने मतलब साम्राज्य का विस्तार करे युद्ध के माध्यम से। तो यहाँ पे कौटिल्य ने कहा से उनको अपने शत्रुओं की अपेक्षा मतलब किसकी संख्या बढ़ानी चाहिए? मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक है, शत्रु कम करो, मित्रों की संख्या
अधिक करो, ठीक है, ताकि मतलब शत्रुओं पे मतलब क्या कर सके, नियंत्रण रख सके। अब निर्बल राज्यों के बारे में क्या है, जो राज्य कमजोर है, निर्बल राज्यों के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें समान स्तर पर, ठीक है, समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचने हेतु एकजुट या फिर मंडल बनाना चाहिए, ठीक है। और समान स्तर पे क्या मतलब, आप भी निर्बल मैं भी निर्बल, ठीक है, तो आप भी निर्बल और मैं भी निर्बल है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आपने क्या किया, तो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, तो मित्र बन गए, ठीक है, क्या बन गए, मित्र बन गए, ठीक है। और दोनों जब समान स्तर वाले जो कमजोर राज्य जब मित्र बनेंगे तो उनका काम क्या होगा, तो उनका काम होगा जो बड़े जो कि साम्राज्यवादी राज्य, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। बिसी गुसु के मार्ग में आने वाले सबसे पहले राज्य अरी, शत्रु तथा शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है, ठीक है। बीजी बिसु गिसु समझ रहे हैं, बीजी गुसु का मतलब क्या, वैसा राज्य जो कि मतलब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का, जो कि अपने आप को मतलब साम्राज्य का मतलब वृद्धि करने के लिए रखा हुआ है। तो जो सबसे पहला राज्य जो होगा क्या होगा, शत्रु होगा, और जो दूसरा राज्य जो होगा वो शत्रु का शत्रु होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अतः बीजी गुसु का मित्र, अतः बीजू किसी का मित्र होता है। कौटिल्य के माध्यम से उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया, जो सामर्थ्य होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जो कि उदासीन राज्य है, जो कि सामर्थ्य तो उनके पास है लेकिन इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। कौटिल्य की बात करेंगे, 12 मंडल सिद्धांत है, ठीक है। सबसे पहले बीजू गिसु, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, ठीक है। पसिन ग्राह, ठीक है, आक्रंद, ठीक है, पानी ग्राह सार, ठीक है, आक्रंद सार, मध्यम या फिर उदासीन देश, ठीक है। तो आपको इतना नहीं ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना मंडल सिद्धांत क्या है, तो ध्यान में रखेंगे 12 है, सप्तांग तो क्या है, 7 है। मुख्यतः शक्तिशाली राज्य का उद्देश्य क्या होता है, निर्बल राज्य किस प्रकार से अपने राज्यों की बचाव करें, इनके बारे में कहेंगे। शब्द क्या है, बीजू गिसु, बीजू गिसु का मतलब क्या आता है, जो अन्य राज्यों को जीतने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। राजा अपने राज्य को किस तरीके से बचाए, इनके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत जो किसका हिस्सा था, ये आपका अर्थशास्त्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया। तो मंडल सिद्धांत 12 है, ठीक है, 6ठे अधिकरण में है, अर्थशास्त्र का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास को, बिहार के क्लास को यहीं तक सीमित रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे।